हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीवाईक्यू पर। और साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें हम लोग लाइफ साइंसेस के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होगा आपके बीपीएससी, पीईटी और यूपीपीसीएस तीनों की कक्षाओं के लिए, यानी कि तीनों एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, जो कि डाइजेस्टिव पोर्शन का ही जो पहला खंड हमने लिया था उसी का दूसरा खंड है ये। तो यहाँ पर लिखा है बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, मीन्स पूछा हुआ है कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्त, यानी कि बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ठीक है। अगर कुछ लोगों को लार लग रहा हो तो लार में मैं बता दूं कि यहाँ पर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। तो टाइलिन होता है इसीलिए लार में एंजाइम पाया जाता है। बाकी आंत्र रस में यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम्स होते हैं, और आमाशय रस यानी कि स्टमक जूस में भी कहीं ना कहीं एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो पित्त या बाइल एकमात्र ऐसा रस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त है, जो लीवर के द्वारा स्रावित होता है। तो ये भी आपको पता है कि बाइल लीवर में बनता है और वहीं से सेक्रेट होता है, स्रावित होता है। ठीक है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर टाइलिन का भी यूज जो है वो जानने लायक है कि टाइलिन एंजाइम से कार्ब्स का पाचन होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कुल मिलाकर के पूछता है कि यूरिया का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कोई भी मैमल या स्तनधारी कहाँ बनाते हैं। तो प्रश्न इसके ऊपर पूछा हुआ है। चार ऑप्शन है। गुर्दा जिसे वृक्क बोल रहे हैं, प्लीहा जिसे स्प्लीन या तिल्ली बोलेंगे, मूत्राशय थैली बोला जा रहा है, या फिर यकृत बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे कि हम स्तनधारी मतलब ह्यूमन एंड ऑल्सो ऑल द मैमल्स जो भी यूरिया बनाते हैं वो आपके यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में बनता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जानिए कि अगर किसी को लीवर की कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी यूरिन है या अनफिल्टर्ड यूरिया है वो आपके पैरों में, ठीक है ना, पैरों में, ठीक, हाथ जैसा लग रहा होगा लेकिन ये पैर ही है दोस्तों। ठीक है। तो पैरों में या तो जमना शुरू होता है या फिर पेट में जमना शुरू होता है, यानी कि बेली के नीचे जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये अ, यकृत में हम लोग में बनता है। तो इतना पार्ट याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है। तो लीवर में बनता है, जबकि किडनी में यूरिया क्षमता है। यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि लीवर जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यकृत में विटामिन के का भी निर्माण होता है। विटामिन के जो होता है वो रक्त थक्का बनाने का काम करता है। तो रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। यकृत या लीवर एक उत्सर्जी अंग के रूप में भी कार्य करता है। वृक्क का बाहरी आवरण, ये पेरिटोनियम भी कहते हैं इसको, यानी कि इसके बाहर जो झिल्ली होती है इसको पेस्टोनियम लिखा हुआ है लेकिन पेरिटोनियम झिल्ली होती है। प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं, यानी कि जो स्प्लीन होता है ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है। तो जो स्प्लीन होती है वहां पर रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं जा करके डेथ करती हैं, यानी कि मरती हैं। तो इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है इसमें, इलियम। इलियम के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो इलियम जो है वो आपके छोटी आंत का पार्ट होता है। ठीक है। इलियम छोटी आंत का पार्ट होता है। तो देखिए बाकी दो पार्ट भी होते हैं इलियम के अलावा। तो छोटी आंत को पहले समझते हैं। एक सेकंड दोस्तों। हम्म। छोटी आंत को समझते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं। एक सेकंड यार। ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। तीनों के नाम मैं लिख दे रहा हूं। पहला होता है आपका ड्यूओडेनम। ठीक है। ड्यूओडेनम होता है, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। तो ये तीन पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो एक्सप्लेनेशन है कि इलियम जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। ड्यूडेनम और जेजुनम भी
छोटी आंत का ही भाग होता है। पश्चपाद को मेखला की श्रोणि मेखला कहते हैं। श्रोणि मेखला पेल्विक गर्दन, कूल्हे में 2 कूल्हा होता है। अब ये दूसरा फैक्ट यहाँ पर देने लगा है, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ कि जैसे ही आप कमर के नीचे के पोर्शन पर जाओगे तो इस तरह का 2 जो है आपको कूल्हा मिलेगा, ठीक है? तो इसी को श्रोणि मेखला कहते हैं, ठीक है? अग्रपाद को मेखला के अंश मेखला या कंधा कहते हैं। इसमें 4 हड्डी होती है। अब इससे अभी अभी कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लेनेशन बस आप लोग देख लीजिए। अ, ये छोटी आंत का पार्ट हमने बता दिया आपको। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसका पार्ट बता देते हैं। इसमें 3 पार्ट होता है। पहला होता है कोलन, सीकम और रेक्टम, ठीक है? तो 3 पार्ट इसका भी याद रखिए, कोलन, सीकम और रेक्टम, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दूध का धवल रंग या श्वेत रंग में किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो उसमें केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है? और इसी कारण से ये जो है मुझे लगता है कि व्हाइट कलर होता है। तो यहाँ पर इसमें केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का कलर जो होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का कलर जो है हल्का पीला या व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना? हाँ, हल्का पीला जो होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, सॉरी। हल्का पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और एल्बुमिन जो होता है वो रक्त प्रोटीन है जो रक्त को गाढ़ा बनाता है, ठीक है? तो अगर किसी का कभी लीवर डैमेज होता है, ठीक है, तो आप देखोगे उस समय एल्ब्यूमिन जो है उनको चढ़ाया जाता है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो एल्बुमिन जो ब्लड प्रोटीन है, वो रक्त को गाढ़ा बनाने वाला, उसको वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का जो है, वो है कि मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है दंत वल्क यानी कि इनेमल, हड्डी, उपास्थि और मांसपेशी। तो मांसपेशी का मतलब हो गया कि मसल होता है, तो मसल तो कभी नहीं होगा। उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज भी नहीं होता है। हड्डी होता है बोन्स, ये हो सकता है। इसके अलावा होता है इनेमल, एक दिया हुआ है, ठीक है ना? तो याद रखेंगे कि सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। दंत वल्क होता है। जो बेसिक कलर है दांत का वो येलो कलर का है, लेकिन इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की परत चढ़ी होती है जो कि सबसे कठोरतम परत होती है। और शरीर का भी कठोरतम पदार्थ होता है जो हमारे दांत को व्हाइट कलर देता है, ठीक है? तो कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी के दांत में चोट लग गई या किसी कारण से वो इनेमल घिस गया तो दांत पीले पीले कलर का भद्दा दिखाई देता है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि सब मानव शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, इनेमल है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि इनेमल जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे लंबी हड्डी को फीमर बोलते हैं, ठीक है? सबसे लंबी हड्डी दोस्तों होती है फीमर। और जो जांग की हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जॉ की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है? जॉ मतलब जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर, ठीक है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ जो आपके सामने चल रही है ये चाहिए तो द पीवाईक्यू नाम का एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप हमारे यूट्यूब पर जा करके उसके डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली सर्च करेंगे द पीवाईक्यू तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और वहां से आप ये पीडीएफ जो है पा सकते हैं। हम या तो पिन करके रख देंगे या फिर किसी ना किसी माध्यम से हम आपको अवेल करा देंगे इसको, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेल होगी आपको पीडीएफ। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? यानी कि पित्त जो है वो करता क्या है? तो यहाँ पर वसा का पाचन जो होता है वो पित्त के माध्यम से होता है। पित्त यानी कि बाइल जूस। तो याद रखिएगा, वसा का पाचन जो होता है वो आपके पित्त के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन डी है, वसा का पाचन नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर पायसीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि जहां तक मुझे अभी तक पता था कि वसा का पाचन जो है पित्त के माध्यम से होता है, तो कोई बात नहीं, आज से पता चल रहा है कि पायसीकरण भी अगर दिया होगा उसमें ऑप्शन, तो पायसीकरण उसका ऑप्शन लग जाएगा। पित्त यकृत से यानी कि लीवर से स्रावित होता है। बाइल जूस सेक्रेट्स फ्रॉम लीवर। इसमें 80% जल, 12% पित्त वर्णक यानी कि जो कलर देता है वो पिगमेंट होता है, 7% 0.7% पित्त लवण यानी कि बाइल का सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल, अन्य वसाएं जो है इसमें होती हैं। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक अणुओं को भी, जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। तो ये भी चीज याद रखनी है कि भोजन के साथ अगर हानिकारक जीवाणु पहुंचते हैं तो उसको भी बाइल जो है नष्ट कर देता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो पायसीकरण के लिए सोडियम आयन का प्रयोग करती है या सोडियम आयन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपके सामने आता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? मतलब यहाँ पर एक सिम्बियोटिक रिलेशन पूछा हुआ है कि कौन दो ऐसे निर्मित करने वाले जीव हैं या पदार्थ हैं या ऐसे कह सकते हैं कि
डिफरेंट टाइप के दो लोग साथ में आते हैं और फिर एक लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। तो लाइकेन बनाने के लिए याद रखना है कि एक एल्गी होता है और एक फंगस होता है, ठीक है ना। एक एल्गी होता है और एक होता है फंजाई, या यहाँ पर फंगस लिखा है तो फंगस टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ लीजिए, एल्गी और फंगस में जो एक व्यक्ति है वो इसको भोजन देता है, ठीक है, और फंगस क्या देता है, इसको घर देता है, ठीक है। याद रखना है कि एक व्यक्ति भोजन दे रहा है, एल्गी चूंकि आप समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो भोजन देने का काम एल्गी करता है, और फंगस क्या करता है, इसको घर देता है। तो इन दोनों के सिम्बियोटिक रिलेशन से, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशन से, सहजीविता से, बेसिकली सहजीविता से यहाँ पर लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन जो है इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूट होगी, वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। तो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का भी होता है। लाइकेन होता क्या है, तो लाइकेन को आप काई समझ सकते हैं। जैसे घरों की दीवारों में, यहाँ तो अब शहरों में कम दिखाई देता है, लेकिन घरों की दीवारों में मुख्यतः दीवार के ऊपर काली काली मतलब ग्रीन कलर की मोटी दरी जैसी काई दिखाई देती थी, वही लाइकेन होते थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है कि एल्गी और फंगस के सांकेतिक संबंध को लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल के सम्मिलित रूप से लाइकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मृत परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक पौधे का नाम बताना है जो कि मृत परजीवी यानी कि डेड पैरासाइट के रूप में काम करता है, डेड पैरासाइट के रूप में काम करता है, ठीक। तो इस पौधे का नाम है कसकुटा, कसकुटा, ठीक है। तो कसकुटा याद रखेंगे, एक मृत परजीवी पौधा है, ठीक है, जो उस तरह से व्यवहार करता है। तो मृत परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कसकुटा है। कसकुटा में क्या आएगा, अमर बेल आएगा, ठीक है, या आकाश बेल आएगा, अगरबत्ती नाम की भी कुछ जड़ें आती हैं। क्या होती हैं, तो अमर बेल जो है ये परजीवी जड़ है या चूषक जड़ें इसमें पाई जाती हैं। सपोज करिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ पर अमर बेल जो है ऐसे ऐसे लगी हुई है, ठीक। तो ये क्या करेगी, पौधों मतलब इस बड़े वृक्ष से अपनी चूषक जड़ों के माध्यम से जितना उनके लिए जरूरी एलिमेंट होगा, पदार्थ होगा, उसको ये प्राप्त कर लेंगी। तो कसकुटा नाम होता है, मृत परजीवी यानी कि डेड पैरासाइट के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो बेसिकली HCl के बारे में बात कर रहा है कि HCl जो है मतलब HCl जो है वो किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, जो कि जठर ग्रंथियों के द्वारा यानी कि पेट की ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की जाती है। तो नाम है पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन की क्रिया को HCl निकल करके आसान कर देता है, यानी कि पेप्सिन को आसानी से चीजें डाइल्यूट करने में या फ्रेगमेंट करने में आसानी होती है, तोड़ने में आसानी होती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया कि जठर ग्रंथियों द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, तो ये बात याद रखनी है कि ये प्रोटीन पर अटैक करेगा, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। जठर रस रेनिन एंजाइम भी स्रावित करता है, केसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का काम केसीन करता है। लेकिन केसीन किस में निकलता है, केवल छोटे बच्चों में निकलता है, बड़े लोगों में केसीन नहीं निकलता है। केसीन प्रोटीन दूध को पचाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन क्रिया समाप्त हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, बेसिकली इसको अगर इंग्लिश में आपसे पूछ ले तो शायद आप फंसने लगेंगे, तो याद रखिएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है, पुनर्निर्माण की जो जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो होता है लीवर। तो अगर जो लीवर होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा, ठीक है। लीवर का आकार कुछ इस तरह से होता है, भूरा गाढ़ा कत्थई रंग का लीवर होता है, जो कि किसी भी विष को यानी कि टॉक्सिक्स को पहले तो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। यूरिया का निर्माण होता है तो यूरिया को ये छानने का काम करता है, और एक तरह से यूरिया भी टॉक्सिक है, यानी कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लीकर पीते हैं यानी कि शराब पी रहा है कोई भी व्यक्ति, आप नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी रहा है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। इसीलिए अतिशय या बिना पानी के शराब पीने वालों को सबसे पहले लीवर खराब की शिकायत होती है।
और इसके अंदर एक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जैसे लीवर का कुछ स्ट्रक्चर ही इस तरह का होता है, यहाँ पर एक मोटा सा ऐसे लाइन या गांठ टाइप की पड़ी होती है, दो पार्ट में ऐसे दिखाई देता है। तो अगर किसी का इतना लीवर भी इम्प्लांट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे लीवर जनरेट कर लेगा। इसीलिए जब भी लीवर डोनेट किया जाता है तो अ पार्ट ऑफ लीवर कट किया जाता है, यानी कि लीवर का एक छोटा सा जो हिस्सा है उसको कट करके दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाता है, और फिर दोनों में ही लीवर जनरेट करके अपने फंक्शनिंग के लिए खुद को तैयार कर लेता है। तो एकमात्र अंग है ऐसा। एक्सप्लेनेशन एक बार आपके सामने है, देख लीजिए कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर या लीवर जो पुनर्विकसित या सृजित हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो कि 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है। लीवर में किसका निर्माण होता है, तो बाइल या बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल का निर्माण लीवर करता है। और फिर दांत के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ है, तो दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं, आपको भी पता है कि 7 वर्ष की आयु तक जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टूथ कहते हैं, ये टूट जाते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट टूथ सामने आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शाकाहारियों को क्या पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारी छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत की अपेक्षा काफी लंबी होती है, ठीक है। तो कहता है कि क्या पचाने के लिए इतनी लंबी हम लोग को आंत चाहिए, छोटी वाली आंत। तो बेसिकली हम लोग में सेल्यूलोज का जो पाचन है वो नहीं के बराबर होता है। तो इसको ठीक तरह से पचा लें। सेल्यूलोज क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पालक खाया, ठीक है? तो सच्चाई ये है कि पालक पचाने की क्षमता मनुष्य में उतनी बढ़िया नहीं होती है, ठीक है ना? पालक कौन पचाएगा या घास कौन पचाएगा, तो वो गाय भैंस ही पचा पाएंगी, बकरी पचा पाएगी, ठीक है? आप लोग को अगर पचाना है तो लंबी आंत होनी चाहिए, तो उसी कारण छोटी आंत जो है हमारी वो काफी लंबी होती है। जो भी शाकाहारी होंगे उनमें छोटी आंत और लंबी पाई जाएगी, तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो याद रखेंगे सेल्यूलोज के पाचन के लिए ऐसा होता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेंगे कि शाकाहारियों को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर छोटी आंत की लंबाई अधिक होनी चाहिए, ऐसा लिखता है। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल तथा संबंधित पाचन ग्रंथियों में संलग्न होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। देखिए आहार नाल क्या होता है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, OESOPHAGS। ठीक है, इसोफेगस जो होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाक बना, ऐसे मुंह बना, तो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे से जाएगा अंदर, ठीक है, और ये गुदा द्वार तक जाएगा, यानी कि जब तक स्टूल डिस्चार्ज नहीं कर लेंगे। इस पूरे को ही आहार नाल बोलते हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है मुख गुहा, और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भी भाग होता है। वसा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है, सब छोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, लंबा भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लंबा भाग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। मीन्स जो गुर्दे में यानी किडनी में स्टोन होता है, ऐसे याद करिए कि किडनी स्टोन के बारे में पूछा हुआ है कि किडनी जो आपकी, जिन्हें वृक्क भी कहा जाता है, ठीक है, किडनी स्टोन के कारण कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आज समझ लेंगे और आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। जो हमारी पसलियां होती हैं, रिब्स, अगर पीछे के साइड से आप हाथ रखोगे, ठीक है, अपनी कमर के ऊपर के पोर्शन पर, तो जान जाइए यहाँ पर दोनों बगल वृक्क की पोजीशन होती है, यानी कि किडनीज यहीं पाई जाती हैं। काम क्या करता है, तो यूरिन फिल्टर, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, फिल्टर फिल्टर है एक तरीके से हमारे बॉडी का। और जब भी आप अधिक टमाटर खाते हो, ठीक है, या बैंगन खाते हो, इस तरह की चीजें अगर खाते हो, तो ऑक्जेलेट जो है वो आप बॉडी में पहुंचता है और कैल्शियम से मिलकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, और यही गुर्दे की सामान्य पथरी कहलाती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो यौगिक है जो कि गुर्दे की सामान्य पथरी का निर्माण कर देता है। एक बार इसको ढंग से घेर देता हूं मैं, ठीक है। तो गुर्दे की पथरी का निर्माण कर देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है कि गुर्दे की पथरी के निर्माण करने में सर्वाधिक सामान्य यौगिक जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। गुर्दे की पथरी सेलों में वृद्धि से बनता है, जो अंततः फटने पर मानव की मौत हो सकती है। वो तो किसी भी कारण से मानव की मौत हो ही जाती है। पथरी का उपचार सर्जरी, लेजर आदि के द्वारा किया जाता है। उसमें एक प्रश्न और पूछता है पथरी के उपचार में, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी क्या होती है, इंडोस्कोपी में एक कैमरा डालते हैं शरीर के अंदर, ठीक है ना, और उसी के माध्यम से हल्का सा चीरा लगा करके पूरे बॉड मतलब इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो इंडोस्कोपी को ही दूरबीन विधि भी कहा जाता है, दूरबीन विधि, ठीक है।
हालांकि ये पुराने टाइप का प्रश्न है, अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको एक साइंस के विद्यार्थी होने के नाते या चैप्टर पढ़ने के नाते आपको मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ हम लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है अगला प्रश्न कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद हो सकती हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गजब का डेटा यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर पूछा हुआ है स्वाद कलिकाएं, तो बेसिकली यहाँ पर पूछा हुआ है टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स। ठीक है, आप अगर कभी जीभ देखे होंगे तो जीभ पर छोटी 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 ऐसे बड्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें स्वाद कलिकाएं यहाँ पर बोला जा रहा है। जो साइड वाला पोर्शन होता है ह्यूमन का, ठीक है, ये क्या देता है, सोर, यानी कि खट्टे का टेस्ट देता है। ठीक, ये आगे वाला पोर्शन मीठे का टेस्ट देता है। ठीक है, इसके बाद का पोर्शन सॉल्टी देता है, सॉल्टी। ठीक, ये बीच का पोर्शन उमामी देता है, उमामी। ठीक है, और पीछे का पोर्शन कड़वा देता है, बिटर। ठीक है, तो ये जीभ के बारे में जान जाइए, और टोटल 2000 से लेकर के 8000 स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कभी पूछ लेगा किसी एग्जाम में तो जरूर आप लोग समझेंगे कि हाँ हमने जो है करेक्ट चीजें पढ़ के रखी थी। तो याद रखेंगे कि मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होती हैं, जो कि जीभ के विभिन्न भाग स्वाद के विभिन्न प्रकार को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में किस तरह भोजन जाता है, मतलब क्या प्रक्रिया होती है उसमें। इंजेक्शन होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन होता है, डाइजेशन, आत्मसात्करण होता है, सिमुलेशन, या निष्कासन होता है, एलिमिनेशन। तो आहार नाल में किस तरह से भोजन जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब आहार नाल में किस तरह से चीजें जा रही हैं, वो आपको भी पता है कि इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण के माध्यम से जा रही है। मतलब मान लीजिए कि ये कोई मनुष्य है, ठीक है, उसका ये फेस यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये उसका वोकल कैविटी है, बकल कैविटी बेसिकली बोलेंगे। ठीक है, तो ये आहार नाल अगर दिखाई दे रही है, तो अगर इंजेक्शन होगा यानी कि अंतर्ग्रहण होगा तभी तो मुंह से खाना अंदर जाएगा, तो इसको ये बोलते हैं। अंदर जब पहुंचेगा तो फिर एसिमिलेशन की प्रोसेस, आत्मसात्करण की प्रोसेस होनी शुरू होगी, यानी कि उससे खाने से अवशोषण जो होता है बेसिकली उसको एसिमिलेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट है, और वो करेक्ट भी है कि अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला है इंजेक्शन, यानी कि भोजन पहुंचा मुंह के अंदर। दूसरा है पाचन, खाना शुरू किया तो कार्ब्स वहां पचनी शुरू हुई, थोड़ा बहुत वसा पचना शुरू हुआ, फिर अंदर गया, फिर प्रोटीन टूटे। ठीक है, पेप्सिन आया, पेप्सिन जो है पेप्टोज में बदलेगा चीजों को, फिर और भी सारी जितनी भी वहां पर एंजाइम्स होंगे सब निकलेंगे। फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, फिर स्वांगीकरण होगा जिसको हम लोग एसिमिलेशन बोल रहे हैं, और फिर डिफेकेशन होगा। डिफेकेशन मतलब मल का परित्याग कर देंगे। तो ये 5 प्रोसेस है कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफेकेशन। ठीक है, आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो हल्के पीले रंग का भोजन को पचाने में मदद करता है। आमाशय की ऑक्सिनटॉन्स ऑक्सेंटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम क्रिया को तेज कर देता है। तो यहाँ पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस की बात करता है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक का कितने मीटर लंबा होता है। तो देखिए लगभग लगभग ये 9 मीटर का लंबा होता है, तो डायरेक्टली ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 मीटर ये लंबा होता है, और अगर इसको आप फिट में बदलेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10.72, अब जितना भी आएगा 9 सौ तिरसठ, तिरसठ एक 64 के 4 हासिल लगा 6, और 9 0 0 6 और 9 एकम 9। ठीक है, तो 96 फुट के आसपास जो है टोटल लंबाई हो जाएगी हम लोग के पाचन तंत्र की। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका कि वयस्क मनुष्य में पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक 9 मीटर तक लंबा होता है, यानी कि 30 फीट। लेकिन ये 30 फीट नहीं, मेरे हिसाब से तो 9 मीटर, तो ये हर एक मीटर में 3 फीट। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, मैं गलती कर दिया हूँ, ये मैं स्क्वायर फीट वाला फंडा यहाँ लगा दिया था। ठीक है, तो 9 गुणे लगभग 3 मानिए। ठीक है, 9 गुणे लगभग 3, 27 हो रहा है, तो वही लगभग 30 फीट के आसपास टोटल लंबाई हो जाएगी। मैं कुछ ज्यादा ही जोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलिए, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है।
तो डाइजेशन में कैसे हेल्प होगी, इसमें कौन सा एसिड जो होता है वो आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, ठीक है, ये पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पाचन में मदद करने के लिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, ये बात याद रखनी है। और इसी अम्लीयता के कारण जो लार में टाइलिन होता है, तो टाइलिन के साथ भोजन अंदर जाता है ना, तो टाइलिन की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियां जठर रस निकालती हैं, ठीक है। तो जो भी बाइल जूस या जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, सॉरी, गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, वो निकल रहा है पाइलोरिक ग्रंथियों से। जठर रस हल्का पीला होता है, अम्लीय होता है। तो कभी-कभी पीएच भी पूछता है, तो याद रखिएगा कि जठर रस जो है एसिडिक टाइप का होता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करता है, पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है और यकृत से बाइल जूस निकलता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत ने नीली जीभ रोग के लिए, ब्लू टंग डिजीज के लिए पहला टीका विकसित कर लिया, जो कि मुख्यतः किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लू टंग डिजीज है वो बेसिकली भेड़ और बकरियों में, मतलब मैंने बकरियां सुन रखा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भेड़ और बकरी है, तो गोट एंड शीप में पाया जाता है। याद रखिएगा, ब्लू टंग डिजीज नाम है, नीला जीभ रोग, ब्लू डिजीज, ठीक है, ब्लू टंग डिजीज इसका नाम है, ठीक है। देखिए, इंग्लिश क्यों लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बड़ी आ रही है तो इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, नहीं। होता क्या है ना कि हिंदी मीडियम में जब भी आप पेपर दोगे, तो जानबूझ के एग्जामिनर क्या करता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अलग करने के लिए, उनको छांटने के लिए, क्योंकि इंग्लिश का फैशन है, इसलिए जो है इंग्लिश के टर्म्स हिंदी में लिख, देवनागरी में लिख देता है। तो वहां पर ब्लू टंग डिजीज लिख देगा, आप नीली जीभ रोग पढ़ के जाओगे। और अगर ध्यान नहीं दिए जल्दी जल्दी में, क्योंकि आदमी हमेशा पैनिक करता है एग्जामिनेशन टाइम में, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए दोनों चीजें पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो भेड़ बकरियों में ब्लू टंग डिजीज पाया जाता है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर आगे चलते हैं कि भारत में नीला जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित किया गया है, मुख्यतः भेड़ और बकरियों से संबंधित है। ब्लू टंग वायरस के द्वारा ये ब्लू टंग डिजीज होती है। सर्वप्रथम ये साउथ अफ्रीका में देखा गया और अर्नाल्ड थेलर ने सर्वप्रथम इसका टीका विकसित किया है, ठीक है। फाइलेरिया को ही हाथी पांव कहते हैं, एक दूसरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और रक्तांधता रोगी गुर्गी में फैलता है, मुर्गी में, सॉरी, मुर्गी में, गुर्गी नहीं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, मतलब कितना आवश्यक है हमारे शरीर में सॉल्ट होना। तो याद रखेंगे, ना ही 1% होती है, ना ही 2%, ना ही 0.6%। जो टोटल हम लोग को नीड होती है नमक की, वो 0.4% हमारे टोटल बॉडी में नमक की मात्रा होनी चाहिए, 0.4%, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि सीधा नमक खाएं या NaCl खाएं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चूंकि सोडियम जो है ना वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि NaCl जरूर खाएं दिन में। इसके अलावा सेधा नमक, काला नमक, ताजा नमक, बासी नमक, जो खाना है खा लें, लेकिन NaCl जरूर खाएं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। आयोडीन नमक से घेघा रोग नहीं होता, ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर डिजीज नहीं होती है। आयोडीन की जो दैनिक मात्रा होती है वो 20 मिलीग्राम होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में। और दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की 2 से 5 ग्राम होनी चाहिए, मतलब आप डेली बेसिस पर 2 से 5 ग्राम नमक का सेवन करिए, अधिक मत करिए, ठीक है। अगला है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो आपको पता है कि यकृत या लीवर जो है वो बाइल जूस का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि शरीर में यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देखेंगे कि यकृत जो है वो पित्त रस का यानी कि बाइल जूस का उत्पादन करता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्जन का काम भी यहाँ पर लीवर ही कर रहा है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। फाइब्रिनोजन वो विटामिन के बनाने में सहायक है, ठीक है, जो कि रक्त का थंका बनाने में सहायक होता है। हिपैरिन का उत्पादन भी यकृत में होता है। हिपैरिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। तो उस प्रोटीन का उत्पादन भी लीवर ही करता है। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्लैंड है, मानव शरीर की। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार यानी कि ग्लोब्यूल साइज को कम करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जैसे दूध में जो वसाएं होती हैं जैसे एक कटोरा दूध आपने लिया तो उसमें छोटी छोटी ऐसे वसाएं तैरती रहती हैं। अगर कभी आपने बचपन में दूध लिया होगा, अब तो उतना प्योर नहीं आता है। अगर ये आपका भगोना है तो आपने ऐसे देखे होंगे, ये वाला नहीं देखा होगा, लेकिन बाकी तो देखा होगा। ठीक है, तो कहता है कि इन्हीं ग्लोब्यूल्स को अगर कम करना है कुल मिलाकर के, कि फुल क्रीम को अगर हमें अ, बिना क्रीम में दूध में बदलना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूं इसका। होमोजेनाइजेशन इसको बोलते हैं कि दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में जो वसा होती है उसकी गोलिकाओं के आकार को, ग्लोब्यूल्स के साइज को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहते हैं। विषमांग अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म, चलिए ठीक है, बाकी चीजें तो इसमें कोई जरूरत नहीं है हम लोग को पढ़ने की। अगला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कहता है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो दांत का इनेमल किससे बना होता है, चार ऑप्शन है, कैल्शियम क्लोराइड से, सल्फेट से, कार्बोनेट और फास्फेट से। तो सामान्य जानकारी के हिसाब से जो लगता है मुझे वो यहाँ पर, तो देखिए एक तो कैल्शियम होगा, तो चारों ऑप्शन में कैल्शियम दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो है, अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जामिनेशन में करना होता तो मैं इसमें फॉस्फेट लगाता। क्यों लगाता ये बता रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम सीए और फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस, ये दोनों से मिला करके जो है, ये दोनों से मिला करके जो है क्या होता है आपका, कि दांतों में ये चीजें होती हैं या हड्डियों के बनने में ये चीजें होती हैं। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर लगता है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, सल्फेट और क्लोराइड तो कभी नहीं हो सकता। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसका करेक्ट आंसर भी होगा, और मेरे हिसाब से भी ये करेक्ट ही था। तो दांत का इनेमल यानी कि व्हाइट लेयर ऑफ टीथ जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव शरीर में। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर और मोलर होते हैं। दांतों की संख्या 32 होती है। इसके लिए टूथ का एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फिर आता है कि दांत भोजन को पचाने में सुगम बनाता है, मतलब उसको बार बार चबाता है। 2 बार दांत जमते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। पायरिया रोग जो है जीवाणु के संक्रमण से होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पायरिया रोग मसूड़ों में होता है जिससे दांत कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो पायरिया रोग जिसको हो जाता है उसका मुंह जो है ज्यादा स्मेल करने लगता है। मतलब मसूड़े एक तरह से समझिए कि खानों के फंसने से कहीं ना कहीं कुछ सड़न आ जाती है उसमें। ठीक है, जिसको पायरिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डिओडेनम किसका भाग होता है। तो मैंने अभी बताया था कि डिओडेनम, जूजेनम और इलियम ये छोटी आंत का भाग होता है। वहीं सीकम, कोलन, रेक्टम ये बड़ी आंत का भाग होता है। तो इस प्रकार छोटी आंत जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्यादा देर रुकना नहीं है इस क्वेश्चन पर, क्योंकि डिओडेनम छोटी आंत का भाग होता है। भोजन की पक्वाशय में पहुंचने पर, यानी कि जो भी अपना लार्ज इंटेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पहुंचने पर सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाले पित्त रस आकर मिल जाता है। यानी कि पित्त रस कहाँ आकर मिलता है ये भी जान जाइए, छोटी आंत में आकर मिलता है। एक बारी प्रश्न ये भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। बीपीएससी में क्या प्यारा प्रश्न पूछा था, तो बीपीएससी के मुझे लगता है 70वीं बीपीएससी में पूछा था शायद ये प्रश्न। मैंने कराया है प्रीवियस ईयर, तो मुझे याद आ रहा है कि पूछा था कि यकृत से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो कहाँ आकर के मिलता है। तो याद रखेंगे पक्वाशय या छोटी आंत में आकर के मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है, यानी कि ये कहीं न कहीं अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर होता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय में 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं अग्नाशय में। और लाइपेज एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। तो लाइपेज का यहाँ पर काम दिया हुआ है कि एमल्सिफाइड जो भी वसाएँ होती हैं, चिकनी जो वसाएँ होती हैं, उनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। अगला आता है कि पेट की परत, स्टमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है। ये बहुत ध्यान है कि जो पेट होता है हमारा, मैंने कई बार इसका फोटो ही बनाया है, ठीक है ना, ऐसे ही करके कुछ होता है। ठीक, तो हमारे पेट में कह रहा है कि लाइनिंग, यानी कि ये वाली जो परत है इसको लाइनिंग का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं इसमें बिल्कुल सटी हुई, उसमें कहता है कि कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो आप सबको पता है कि पेट में हमारे कौन सा एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जिसको बोला जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl एसिड जो है निकलता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में स्रावित होता है। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। फार्मिक एसिड जब चींटी काटती है तो खुजली होती है, दाना हो जाता है, तो उसमें बेसिकली फार्मिक एसिड पाई जाती है। और एक जगह और पाई जाती है, तो नेटल लीव्स में पाई जाती है। नेटल, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, नेटल लीव्स। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं,
नेटल नाम की पत्तियां जो होती हैं, नेटल की पत्ती, नेटल एक वृक्ष है जिसकी पत्ती में फार्मिक एसिड होता है। तो अगर वो पत्ती जैसे सपोज करिए कि हाथ पे रगड़ा गई, तो सेम वैसे ही इचिंग होगी, दाने हो जाएंगे, सेम वैसे ही, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय से निकलता है, ये आपको पता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बना देता है, ये भी आपको पता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसका के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि इसके लिए एंडोस्कोप का प्रयोग होता है। ठीक है ना? बाकी माइक्रोस्कोप पता है कि छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए होता है, माइक्रो चीज़ों को, बेसिकली छोटी नहीं, माइक्रो आकार की चीज़ों को बड़ा के देखने के लिए होता है। ऑसिलोस्कोप नाम से लग रहा है कि ऑसिलेशन देखने के लिए होता होगा, रेडियो के ग्राफ को बनाने के लिए होता होगा। तो यहाँ पर एंडोस्कोपी सही है कि पाचन तंत्र का परीक्षण किया जाता है। जो भी आपका ड्यूोडेनम है या पक्वाशय है, उसमें भोजन पहुँचते ही यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर के मिल जाता है, जो उसको क्षारीय बना देता है, सेम चीज़ है। यहाँ पर ट्रिप्सिन का काम दिया है कि प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में बदल देता है। आपको पता है कि जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन याद रखिएगा, वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है, ठीक है। आगे क्या होता है कि ट्रिप्सिन जब निकलता है तो प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स के साथ अमीनो एसिड में उसको बदल देता है, ठीक ना। तो क्रमशः वो चीजें विघटित होती जा रही हैं। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च में जो शर्करा होती है, शक्कर होती है या शुगर होती है, उसको परिवर्तित कर देता है, तो उसको एमाइलेज बोलते हैं। चलिए, लाइपेज का काम दिया है, सेम अभी हमने पढ़ा भी कि जो भी एमल्सिफाइड वसा है, यानी कि काफी चिकनी वसाएं हैं, उनको हमारा फैटी एसिड्स में बदल देगा और ग्लिसरीन में बदल देगा। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, आंत रस आंतों से निकलेगा, सिंपल सी बात है, और ये क्षारीय या जो है आपका एल्कलाइन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। पहला दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो होता है, सॉरी सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, लैक्टिक होता है, एसिटिक होता है। तो मुझे लगता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं H2SO4, पेट में हो जाएगा तो पूरा जला के राख कर देगा, ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है गलत होगा। तो वही चीज लिखी हुई है कि हमारे पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न नहीं होता है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, हमारे पेट में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, यहाँ भोजन का मंथन और आंशिक पाचन होता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज या वसा का अपघटन करता है, रेनिन दूध में विलेय प्रोटीन को बदल देता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं। ठीक है, होमोडोंट किसमें पाए जाते हैं, सबसे पहले ये समझना है कि होमोडोंट होते क्या है मित्रों। तो देखिए, होमोडोंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग में अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं, मैंने बताया कि 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी में सारे के सारे दांत एक ही तरह के हैं, आगे से पीछे तक एक ही तरह के हैं, ठीक है ना, मतलब मुंह के अंदर सब ऐसे ही दांत हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे होमोडोंट। तो होमोडोंट बेसिकली पाए किस में जाते हैं, तो मछली में पाए जाएंगे, ठीक है ना, उभयचरों में पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में पाए जाएंगे, ठीक है, और सरीसृप में भी पाए जाते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो तीनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसमें हम लोग को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है मछली। तो हम लोग मछली ऑप्शन जो है टिक कर देंगे, क्योंकि मछली में ये पाए ही पाए जाते हैं, तो मछली ऑप्शन में होमोडोंट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर होमोडोंट दांत पाया जाता है मछली में। मछली मत्स्य वर्ग की जीव है, असमतापी जीव है, यानी कि अगर डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा तो नहीं जी पाती है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल कैसे बताऊंगा। मान लीजिए कि जाड़ा है, 0 डिग्री टेम्परेचर के आसपास कहीं वहां पर हो गया, या लेस देन 4 डिग्री हो गया, सिंपल समझिए, 4 डिग्री से कम तापमान हो गया, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री से कम हो गया, एक सेकंड, ठीक है, टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो गया, तो जो मछलियां पानी के अंदर है, ठीक है, वो कैसे जीवित रहेंगी, तो होता क्या है कि ऊपर की परत जो है जम जाएगी और पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा तो ये पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, कैसे, किसी किसी ना किसी तरह। ठीक, तो सबसे मजे की बात इसमें यह है कि यहाँ पर मछलियां जीवित रह जाती, ठीक, असमतापी जीव है, ये भी बात याद रखिएगा, अगर ये चीजें ब्रेक कर जाए तो मछलियां मर जाएंगी, ठीक है। इसमें हृदय कितने होता है, तो हृदय के 2 पार्ट केवल होते हैं, याद रखिएगा, हृदय के क्या होते हैं, हार्ट के 2 चेम्बर्ड होते हैं, हार्ट के इनके, ठीक है, और केवल अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ये पंप करता है। इस वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स कहाँ होते हैं, मैं एक मछली बना करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये मछली है, तो यहाँ पर जो है गिल्स, या यहाँ पर गिल्स होती है मछली मछली के, ठीक है ना। फिर इसमें
कई सारी चीजें दी है, जैसे टॉर्पीडो मछली, स्कैलोडॉन मछली, डोरिडास मछली, चोंडा, ये सब मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। एक ही प्रकार के दांत होते हैं तो होमोडोंट उनको कह देते हैं। अगर अलग अलग दांत होते हैं जैसे मनुष्य, बाघ, सांपों में, तो उनको विषम दांतवारी कहते हैं, या विषमवारी दंती कहते हैं, या हेट्रोडोंट कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है, 85वां प्रश्न है हम लोग का लगातार, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एक प्रक्रिया द्वारा रुधिर कणिकाओं का निर्माण हीमोपाइसिस कहलाता है। एक प्रक्रिया के द्वारा जो रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है उसको हीमोपाइसिस कहते हैं। दूसरा है कि किसी जहरीले पदार्थ का विषरण या निराकरण की बात यहाँ पर कह रही है। ठीक है, तो कहता है कि ये किसका कार्य है? गुर्दे का कार्य, हड्डी का कार्य, हड्डी का कार्य, एक जोड़े का कार्य, हड्डियों के ढांचे का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर अ, मुझे लगता है कि दूसरा वाला जो काम है वो लीवर का होना चाहिए, या गुर्दे का मान सकते हैं। ठीक है, और पहला वाला जो है रुधिर कणिकाओं का निर्माण, उसमें डाउट है। बट यहाँ पर अभी हम लोग बी ऑप्शन टिक करते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। तो बी ऑप्शन ही सही है कि दोनों ही जो है गुर्दे का कार्य है। काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रश्न है कि गुर्दे का भी कार्य है, ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि लीवर का भी काम है। जो भी जहरीले पदार्थ है उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना लीवर का भी काम होता है। लेकिन रुधिर कणिकाओं को बनाना, हीमोपाइसिस जो होता है, वो आपके गुर्दे में भी पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो जो आपका खरगोश है, मेरे हिसाब से उसकी आंत अधिक लंबी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा अभी, उस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। चलिए, जो खरगोश होता है, जिसको टॉर्टोइज भी कहते हैं या हेयर भी कहते हैं, तो ये चूंकि शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी जानवर है, हर्बीवोर है। हर्बीवोर जो होते हैं, ठीक है ना, ओमनीवोर जो नहीं होते हैं, उनकी छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो आंतों की लंबाई किस लिए होती है? सेल्यूलोज के पाचन के लिए होती है। यानी कि गाय की आंत क्या होगी? बहुत लंबी होगी, सेल्यूलोज का पाचन करेगी। उसी प्रकार खरगोश, उसकी आंत भी लंबी होगी। बाकी लोमड़ी, बाघ या कुत्ता, ये सब आपके हर्बीवोर नहीं है, इसलिए इनकी आंत छोटी होगी। तो याद रखेंगे, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है। छोटी आंत आहार नल का अगला भाग है, सारा कुछ जानते हैं आप लोग। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम जान जाइए, पैडोसाइप्रस प्रोजेंटिका है। पैडोसाइटस प्रोजेंटिका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट भी पूछ रहा है, वसा भी पूछ रहा है, और प्रोटीन भी पूछ रहा है कि कहाँ पर इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है। तो मेरे हिसाब से छोटी आंत जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और छोटी आंत जो होता है, प्रारंभिक भाग उसका यू आकार की तरह मुड़ा होता है, जिसको ग्रहणी या पक्वाशा कहते हैं, यानी कि डोडेनम कहते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो माल्टोज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या सुक्रेज, ऐसा नाम दिया हुआ है। तो कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय द्वारा, यानी कि पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है? पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर जो आपका अ, मेरे हिसाब से ट्रिप्सिन, आई थिंक, अग्नाशय पैंक्रियाटिक जूस। तो मुझे जहां तक लगता है कि ट्रिप्सिन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, या माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार आपका जो आज का था, या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी डाइजेशन वाला पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है। ये टेलीग्राम जो कि पहला मतलब सॉरी, ये पीडीएफ जो कि पहला पीडीएफ है हमारा, वो आपको टेलीग्राम के द PYQ चैनल पर मिल जाएगा। सर्च कर लीजिएगा, या फिर हमारे यूट्यूब पर जाइएगा। यूट्यूब में जहां आप मेन पेज खोलोगे, मेन पेज में यहाँ पर बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, आप उसको ओपन करिएगा। ओपन करके मोर में जब जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीक आपको एक नंबर दे देंगे, जिस नंबर से डायरेक्टली आप टेलीग्राम या अन्य चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज इसको प्यार दे सकते हैं। इसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जैसा ही आप लोग का रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से।